स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का परीक्षा अध्ययन 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। सीटेट 21 जनवरी 2024 की प्रिपरेशन के लिए 30 जनवरी 2023 पेपर 1 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसके हम मैथ्स कंटेंट को डिस्कस करने वाले हैं। और आइए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इस सेशन में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी हैं। उसने इनका 1/3 भाग राधा को, 2/5 भाग आसिफ को और 1/12 भाग सोनू को दे दिया। तो विशाल के पास बची कैंडियों की संख्या क्या है। तो आइए पहले कैंडी निकाल लेते कि टोटल कैंडी हैं कितनी। तो टोटल कैंडी की बात करें तो उसके पास 10 दर्जन थी और 1 दर्जन में होती हैं 12। तो 12 से गुणा करेंगे तो टोटल कैंडी आ जाएंगी 120। अब जिसको जिसको दिया उसका नाम लिख लेते हैं। तो राधा को दिया है उसने 1/3 भाग। तो टोटल हमारे पास 10 × 12 अर्थात 120 हैं। उसका 1/3 निकालेंगे तो पता चल जाएगा राधा को कितना मिला। तो 3 से भाग करेंगे 12 को तो 4 बार जाएगा तो आ जाएगा 40। उसके बाद उसने आसिफ को दे दिया 2/5 भाग। तो टोटल कैंडी 10 × 12 और आसिफ को दे दिया 2/5। तो यहाँ काटेंगे 5 से 10 को तो 2 बार जाएगा यानी 12 चौको 48 ही आ जाएगा। और उसके बाद उसने सोनू को दे दिया 1/12 भाग। तो टोटल कैंडी 10 × 12, इसका 1/12 भाग उसने सोनू को दे दिया तो 1/12 भाग निकाल लेते हैं तो ये आ जाता है 10। अब टोटल उसने जो दिया है वो 40, 48 और 10 यानी टोटल जोड़ करके आ जाता है 98। तो विशाल के पास रिमेनिंग कितनी बची। तो उसकी बात करें तो टोटल 120 थी। 98 उसने तीनों को मिला करके दे दिया तो बच गए उसके पास 22। तो इसका तीसरा विकल्प जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। यानी टोटल कैलकुलेटिव प्रश्न था, आपसे सबकी जो वैल्यू थी वो निकालने के लिए कहा गया। उसके बाद उनको जोड़ने के बाद 120 में से घटाने की बात करी गई। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संख्या 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक प्रकार से आता है, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न जब आ जाता है और अगर आपको तरीका नहीं मालूम है तो आपको बहुत सारा समय लग जाता है। लेकिन यहाँ पर हम इसको तरीके से करेंगे जो इसकी विधि है। तो पहले तो हमें 56 के गुणनखंड निकालने होंगे। अब 56 के गुणनखंड निकालने के लिए 8 से 56 हो जाता है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 और 7 का तो वही रहेगा तो इसकी घात 1 हो जाएगी। यानी 56 के हमने पहले अभाज्य गुणनखंड किए। अब जब योग निकालना होता है यानी सभी फैक्टर्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए जो मैक्सिमम पावर होती है उसको 0 से लेकर के अधिकतम घात तक पहुंचा देते हैं। तो 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और फिर 2 की घात 3 जो कि उसकी अधिकतम घात थी। तो एक में ये हो गया और दूसरे में 7 की घात 1 थी तो 0 से घात 1 तक पहुँचेंगे। तो 7 की घात 0 और अगली 7 की घात 1 हो जाएगी। आइए सॉल्व करते हैं। घात 0 इसका मतलब उसका मान 1 होगा। फिर 2 की घात 1 का मान 2 ही होगा। 2 की घात 2 का मान 4 हो जाएगा और 2 की घात 3 का मान 8 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं तो 7 की घात 0 मतलब 1 और 7 की घात 1 का मतलब 7 ही होगा। यहाँ जोड़ेंगे तो 8 4 12 3 15 यानी ये 15 आ गया और ये 8 आ गया। दोनों को गुणा करने पर 15 8 120 हो जाता है। यानी कि 56 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का जो योगफल होगा वो 120 होगा, जो कि दूसरे विकल्प में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीसरा विकल्प हमें सही नजर आया। वो मैंने कैसे आपको बताया, आइए समझ लेते हैं। जब ओरली देखने पर ना समझ में आए तो एक एक विकल्प को करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर ओरली ही पता चल जाए तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले बता देता हूँ, जैसे मैंने तीसरा बताया कैसे सही है। तो जैसे मैंने मान ली यहाँ पर अंश हमारा 20 है और उसकी घात उसका आधार मैंने 20 लिया, तब वैल्यू कितनी आई 10 आई। अभी फिर मैं उसको 20 ही लेता हूँ अंश को और मैं आधार को यानी हर को बड़ा कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ तो मान प्राप्त होता है 5। अगर फिर मैं अंश को उतना ही लेता हूँ, हर को मैं 5 ले लेता हूँ तो हमें वैल्यू जो मान प्राप्त होता है वो 4 प्राप्त होता है। यानी जैसे जैसे हर का मान बढ़ता जाता है जो भिन्न का टोटल वैल्यू है वो क्या होती है,
कम होती जा रही है। 10 से 5 हुई, 5 से 4 हो गई। यानी कि अगर अंश समान हो और हर बढ़ता चला जाए तो जो भिन्न का मान होगा वो छोटा होता चला जाता है। तो यहाँ पर दोनों में एक एक, दोनों में क्या था, अंश था, लेकिन पहले वाले में हर 5 था इसलिए छोटी हो गई, और जो 3 था वो हर छोटा था इसलिए वो मान बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से हमने इसको कर लिया। वरना आप इसको एक सभी को क्या करेंगे, भाग कर लेंगे, और भाग की बात करने के बाद तुलना कर लेंगे कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। इस प्रकार से आप इसको भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द नंबर्स आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी किसमें नंबर्स जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखे हुए हैं। निम्न में से किसमें बढ़ते क्रम में लिखी हुई हैं, निम्न में से किसमें संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी हुई हैं। तो बढ़ते क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में किसमें लिखी हुई हैं, यानी यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो पहले तो 5.02 है, तो 5.02 है वो सबसे छोटी इन पांचों में से नज़र आ रही है, यानी पहले नंबर पर तो इसी को होना था। उसके बाद 5.022 है, तो ये दूसरे नंबर पर आ जाएगी क्योंकि इसके बाद यही है। तीसरे पर 5.032 है, ये हो गई। फिर चौथे पर 5.2 आएगी, ना कि 5.3 वाली आएगी। तो जो पाँचवीं है वो चौथे नंबर पर आएगी और चौथी वाली 5वें नंबर पर आ जाएगी। तो पहला वाला विकल्प तो गलत हो गया क्योंकि 4 5 आगे पीछे हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। अब आइए चौथा देख लेते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप एक क्रम से ही चेक करें, आगे पीछे करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर चौथे को चेक कर लेता हूँ, तो चौथे में 5.01 पहले नंबर पर है, सही है। 5.022 दूसरे नंबर पर, ये भी सही है। 5.032 ये भी सही है। और चौथे नंबर पर 5.201 है, तो ये भी सही है। और 5वें नंबर पर 5.32 है, यानी कि पाँचों के पाँचों आपके असेंडिंग ऑर्डर में सेट हैं, तो चौथा विकल्प ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 75707, यानी 75,707 में 7 के स्थानीय मानों का योगफल। तो ये प्रश्न आसान है और इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये होमवर्क में देता हूँ। इसको आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 9 कहाँ से आ गया, देखना पड़ेगा, 1 मिनट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60,078 सो दैट इट इज़ डिविजिबल बाई 245, यानी वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 60,078 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 245 से विभाज्य हो जाए। यानी ये सीधा सीधा हमसे भाग करने के लिए कह रहा है। तो आइए हम सीधा सीधा इसको भाग कर देते हैं। तो 60,078 है और इसको भाग करना है 245 से। तो भाग करने पर 245 से यहाँ पर 600, यानी मैं अगर 2 बार ले जाता हूँ तो ये हो जाता है 490। घटाते हैं, ये 0 ही हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर भी 1 बचेगा, यानी 110 हो गया। अगली संख्या 7 उतारी तो हो गया 1107। अभी लगभग ये 245 मतलब 250 के आसपास है और इसका 4 गुना 1000 होता है, यानी मैं 4 बार लेकर के जा सकता हूँ। 4 बार लेकर के जाऊँगा तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 2 बचा, 4 चौको 16, 2 18, 1 बचा, 4 दूनी 8, 1 9। फिर से घटाते हैं, 7 आया, यहाँ पर 2 आया और यहाँ पर 1 आया, यानी 127 प्राप्त हुआ। नेक्स्ट जो 8 है उसको उतार लिया, अब हो गया 1278। तो 1250 का 4 बार गया था तो 1 बार और ले जाते, 5 बार हो जाता है, तो लगभग 1250 के आसपास कहीं होगा। तो 5 बार ले गए तो 25 हो जाएगा, 5 चौको 20, 2 22 हो जाएगा, 2 बचा, 5 दूनी 10 और ये 2 12 हो जाएगा। फिर घटाने के बाद हमें मिला 3 और यहाँ मिला 5, यानी कि घटाने के बाद हमें कितना मिला, 53 मिला। अब ये जो 53 मिला है यही संख्या जो है वो ज़्यादा है, किसमें, 60,078 में। अगर मैं 53 को 60,078 में से घटा देता हूँ तो जो बाकी बची संख्या होगी वो 245 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तीसरा वाला हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित लंबाई मापने की इकाइयों को देखिए, यदि इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लगाया जाए तो चौथे स्थान पर कौन सी इकाई होगी। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन सा सही विकल्प होगा। तो पहले तो आपको ऑर्डर आना चाहिए कि किस ऑर्डर में होते हैं। तो पहले होता है किलोमीटर, फिर होता है डेकामीटर,
किलो हेक्टो होता है। उसके बाद यहाँ पर हो जाता है हेक्टो, फिर डेका होता है, फिर मीटर होता है, उसके बाद डेसी होता है, फिर सेंटी होता है, उसके बाद मिली होता है। तो ये होता है ऑर्डर। अब इसने कहा कि ऑर्डर में लगाइए, वो भी कैसे, बढ़ते क्रम में, यानी छोटे से बड़ी की ओर। तो आपको देखिए सबसे पहले क्या मिला है, मिलीमीटर। तो मिलीमीटर आपका हो जाएगा पहले नंबर पर। इसके बाद आ जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दूसरे नंबर पर, और इसके बाद डेसीमीटर तीसरे नंबर पर, और उसके बाद आता है मीटर, तो चौथे नंबर पर, और उसके बाद हेक्टा और डेका है नहीं तो बचा किलोमीटर, जो कि लास्ट नंबर पर आ जाएगा। अब ये कहता है कि चौथे नंबर पर कौन होगा, तो चौथे नंबर पर हमें कौन मिला, मीटर मिला, जो कि चौथे विकल्प में है। तो चौथा विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपको ये क्रम, पैमाना बदलने वाला सीक्वेंस मालूम होना चाहिए, तभी आप इस प्रश्न को कर पाएंगे, अन्यथा आप इस प्रश्न को नहीं कर सकते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द टाइम 6 आवर्स 35 मिनट्स बिफोर 15:20 आवर्स, यानी कि 15:20 जब समय था तो उससे 6 घंटे 35 मिनट पहले कितना समय रहा होगा। तो हमें सिंपल सी बात है कि 15:20 में से 6 घंटे 35 मिनट को घटाना होगा। लेकिन यहाँ पर घटाने के लिए आप देखें कि 20 मिनट में से 35 मिनट नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 15 में से उधार ले लेंगे 1 घंटा। अब 15 में से 1 घंटा उधार लेंगे तो घंटा देगा पूरा 60 मिनट, तो 20 मिनट पहले से ही था, और 20 मिनट में 60 मिनट और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 मिनट। अब 15 से 1 उधार ले गया तो यहाँ पर बच गया 14, और अब हम इसको आसानी से घटा सकते हैं। तो 80 में से 35 जाएगा तो बचेगा 45 मिनट, और यहाँ पर 14 में से 6 गया तो बचा 8 मिनट। तो इस प्रकार जो समय हुआ वो सुबह के 8:45 हो गया, जो कि हमें तीसरे विकल्प में दिख रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। और मुझे लगता है समय वाले प्रश्नों की भी श्रृंखला जो है वो बहुत ही लंबी है, क्योंकि 2023 में जितने भी सेट पूछे गए थे, कराए गए थे, उन सब में समय वाला एक प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा गया था। नेक्स्ट की बात करते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जयंती किसी स्थान P से पूर्व दिशा में 3/5 किलोमीटर चलती है, और फिर वहाँ से पश्चिम दिशा में एक सही 5/7 किलोमीटर चलती है। अब वह P से कहाँ स्थित होगी। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं हम। ये हो गया डायग्राम, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। अब मैं मान लेता हूँ कि ये यहाँ पर आ गई। इनिशियल पॉइंट जो था, ओरिजिन तो था, वो बिंदु P पर था, क्योंकि उसने P बोला है। अब P से पहले किधर गई, P से पहले गई है ईस्ट की ओर, यानी पूरब की ओर। कितना चला है, 3/5 किलोमीटर चला। यानी कि P से लेकर के, अगर मैं जिस बिंदु पर चली है उस बिंदु को Q मान लूँ, तो P से Q तक जाने में उसकी जो दूरी थी वो 3/5 किलोमीटर पहुँची। अब क्योंकि Q से कहाँ गई, वेस्ट की साइड में चली गई, और वेस्ट की साइड में मान लिया यहाँ पर पहुँची, और जब यहाँ पर पहुँची तो इसका जो बिंदु था वो R हो गया। यानी Q से R तक जब पहुँची तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी थी, 1 सही 5/7 थी। कितनी थी, 1 सही 5/7 थी। तो अब कह रहा है कि बिंदु P से अब वह कहाँ पर है। तो बिंदु P से आपको कहाँ पर दिख रही है, R की दिशा में दिख रही है, यानी किधर दिख रही है, वेस्ट में दिख रही है। तो सिंपल सी बात है कि जो वेस्ट वाली होंगे वही आंसर होंगे। तो पूर्व की ओर बोल रहा है पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन पश्चिम की ओर बोल रहा है, और चौथा ऑप्शन भी पूर्व की ओर बोल रहा है, तो पहला और चौथा तो विकल्प गए काम से। अब बाकी बचे 2, इनमें से देखना है कि कौन सा होगा। तो जब हमें निकालना है P से R तक कि P से R तक की दूरी कितनी है, इसने ये पूछा है। तो पूरा जब Q से R तक गए तो उसमें से अगर मैं QR में से PQ घटा दूं तो जो बाकी बचेगा वो PR हो जाएगा, पश्चिम दिशा में चली गई दूरी। तो QR की दूरी 1 सही 5/7 है, और PQ की दूरी 3/5 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12/7, और ये रहेगा 3/5। और सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो ये मिलेगा 12×5 = 60, और ये हो जाएगा 7×3 = 21 बटे 7×5 = 35। सॉल्व करने पर मिलेगा 39/35। अभी इसको हम मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन सारे मिश्र भिन्न में ही दिख रहे हैं। तो 35 से एक बार भाग चला जाएगा, और यहाँ पर 4 शेष बच जाएगा, बटे में ये हो जाएगा 35। यानी कि 1 सही 4/35 किलोमीटर किधर की ओर,
पी से वेस्ट की ओर गया था, तो यही वाला ऑप्शन होगा। तो ये दूसरे विकल्प में आपको दिख रहा है, तो दूसरा विकल्प ही क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। पी से पश्चिम की ओर, सॉरी तीसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, दूसरा नहीं। तो इस प्रकार से आपको केवल यहाँ पर घटाने की उसने जो प्रक्रिया है वो करने के लिए कहा है, और वो भी डायग्राम के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि 2.5 डजन, यानी 2 और आधा दर्जन। तो 2 दर्जन में 24 हो जाएंगे, और आधा दर्जन में 6 हो जाएंगे, तो 24 और 6 मिला करके 30 हो जाएंगे, यानी पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा कह रहा है कि 5 लीटर और 50 मिलीलीटर बराबर है किसके, 550 मिलीलीटर के। तो इसको चेक करते हैं। 5 लीटर में कितना होगा, 5000 ml हो जाएगा, और 50 ml पहले से है, तो दोनों को जोड़ने पर 5050 आता है, ना कि 550 आता है। तो इसलिए दूसरा विकल्प जो है वही वाला क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि उसने गलत पूछा, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित आकृतियों में से किस आकृति की रैखिक व घूर्णन समिति की संख्याएं बराबर नहीं होती हैं। तो पहला दिया हुआ स्क्वायर, तो आप स्क्वायर देख लीजिए, ये रहा स्क्वायर। अगर स्क्वायर को मैं हॉरिजॉन्टल ब्रेक करता हूँ, काटता हूँ, वर्टिकल काटता हूँ, या डायगनली इसको हम ब्रेक करते हैं, काटते हैं, तो इसमें कितने मिलते हैं, वर्ग में हमें 4 सममित रेखाएं दिखती हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती हैं। और अगर इसको किसी भी पॉइंट को पकड़ करके घुमाया जाए तो इसमें 4 ही घूर्णन समिति भी मिलती हैं, यानी कि वर्ग में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री और 4 रोटेशनल सिमेट्री होती हैं। इसमें तो दोनों बराबर हो गई, तो पहला विकल्प तो हो नहीं सकता। दूसरा आयत होता है। अब आयत ऐसे बनता है, अब आयत को हॉरिजॉन्टली काटो तो और वर्टिकली काटो तो दोनों ही स्थितियों में आपको लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है। तो इसमें जो आयत होता है इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, यानी कि 2 बार 2 तरफ से काटने पर ये दोनों भाग समान दिखाई देते हैं। और अगर इसको किसी बिंदु को पकड़ करके घुमा दिया जाए, तो अगर 180 अंश घुमाया जाता है, आयत को 180 अंश घुमाया जाता है, तो जैसा पहले होता वैसा ही दिखने लग जाता है। तो इसमें आयत में भी जो रोटेशनल सिमेट्री हो जाएंगी वो 2 हो जाएंगी, और लाइन ऑफ सिमेट्री भी 2 हो जाएंगी, तो रेक्टेंगल भी नहीं हो सकता। अब आता है समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है, देख लीजिए। अब ये रहा समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज को चाहे ऐसे काटो चाहे ऐसे काटो, इसके दोनों पार्ट एक दूसरे के समान नहीं होते हैं, अर्थात इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है वो नहीं होती। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है वो कितनी होती हैं, 0 होती हैं, 1 भी नहीं होती। जबकि इसमें रोटेशनल सिमेट्री इसमें 2 होती हैं। अगर इसको 180 अंश घुमा दिया जाए तो समांतर चतुर्भुज अर्थात पैरेललोग्राम जो होता है वो पहले जैसा दिखाई देने लग जाता है। यानी समांतर चतुर्भुज की बात करें तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 0 होती हैं और रोटेशनल सिमेट्री 2 हो जाती हैं, तो जो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसलिए तीसरा विकल्प ही क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चौथा रोम्बस होता है, उसमें तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि रेहान कागज मोड़कर घन बनाता है। वह 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 घन बनाता है। अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए। इस बड़े डिब्बे का आयतन कितना होना चाहिए ताकि सभी छोटे घन उसमें बिना खाली जगह छोड़े पूरी तरह आ जाएं। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन हैं वो कितने हैं, 25 हैं। अगर 5 सेंटीमीटर वाले 25 घनों को रखना है बड़े डिब्बे में, तो बड़े डिब्बे का जो आयतन होगा, बड़े डिब्बे का जो आयतन होगा, जो V होगा, वो छोटे वाले एक डिब्बे के आयतन का 25 गुना के बराबर होगा। यानी एक डिब्बे का छोटे वाले आयतन निकालो जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है और उसको 25 से गुणा कर दो, तो 25 ही जो घन होंगे सभी का आयतन निकल करके आ जाएगा, और वो आयतन जो होगा वो बड़े वाले डिब्बे के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आयतन निकालेंगे तो 25 का घन करेंगे तो 125 आएगा, और 25 इसको गुणा करेंगे तो 25 से गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125, 12 बचा, 25 दूना 50, 12 62, यानी 2 हो जाएगा। इसके बाद बचा 6, 25 कम 25 और 25 6 31 हो जाएगा। यानी 31 25 सेंटीमीटर क्यूब
जो आयतन होगा वो बड़े वाले डिब्बे का होगा, जिसके अंतर्गत ये सभी छोटे वाले घन आ जाएंगे। तो दूसरे विकल्प में है तो दूसरा विकल्प ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, नीचे दी गई लंबाइयों का माध्यक क्या है? तो माध्यक यानी हमें निकालना है मीडियन निकालना है। क्या निकालना है? हमें निकालना है मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले तो या तो दिए गए आंकड़ों को अवरोही में लिखो या आरोही क्रम में लिखना पड़ता है। तो आइए पहले इसको हम आरोही अवरोही में लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लिया है। और टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर यानी n की संख्या कितनी है? वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जो टोटल नंबर वो कितने हैं? 9 हैं। तो 9 है तो जो माध्यिका होगी वो बीच वाला पद ही हो जाएगी दोनों तरफ से, यानी कि जो माध्यिका मीडियन होगी उसकी बात करें तो n+1/2 वां पद ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पर 9 पद हैं और उसमें 1 जोड़ेंगे और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे, 10 को 2 से भाग करेंगे तो फिफ्थ वाला आ जाएगा। और फिफ्थ वाला पद आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 यानी कितना मिला? पाँचवा पद 160 मिला। तो 160 जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा, जो कि दूसरे विकल्प में है। तो दूसरा विकल्प ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रीड द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यानी यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में मैंने आपको प्रश्न दे रखा है, इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिए और मैं आपको हिंदी वर्जन आपकी आगे दिखाता हूँ। तो आगे हिंदी में लिखा गया है कि निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों को पढ़िए और सही कथन का चुनाव कीजिए। एक तरफ विद्यार्थियों का पसंदीदा खेल लिखा हुआ है और जो दूसरी तरफ है वो लिखा हुआ है हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या। तो एक विद्यार्थी केवल एक खेल को पसंद करता है, ऐसा मान करके चलना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अधिक है, यानी शतरंज ज़्यादा पसंद करते हैं और फुटबॉल कम पसंद करते हैं। आइए देखते हैं, शतरंज 50 पसंद करते हैं और फुटबॉल 60 पसंद करते हैं। तो यहाँ तो बिल्कुल इसका वाइस वर्सा हो गया, उल्टा हो गया। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कम है, यानी बैडमिंटन जो पसंद करते हैं वो कम है और फुटबॉल वाले ज़्यादा हैं। तो देखिए बैडमिंटन वाले 70 हैं और फुटबॉल वाले कितने हैं? केवल 60। तो ये भी गलत हो गया क्योंकि ये भी उसका उल्टा लिखा हुआ है। तीसरा विकल्प कहता है कि शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/4 भाग है, यानी हमें पहले टोटल निकालना होगा कि टोटल कितना है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास 60 और 50 मिला करके 110 हो जाएगा, 70 मिला करके 180, 20 मिला करके 200 हो जाएगा, यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या 200 है। और उसने कहा कि उसका 1/4 निकालो। तो हमने 1/4 निकाला तो हमें टोटल स्टूडेंट का 1/4 हमने निकाला तो मिला 50 मिला। अब वो कह रहा है कि जो 1/4 निकलेगा वो शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बराबर होगा। तो ये देखते हैं, तो शतरंज को 50 विद्यार्थी पसंद भी करते हैं, जो कि कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/4 है भी, यानी कि जो तीसरा विकल्प है वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर मिसिंग फ्रॉम द गिवन पैटर्न, यानी दिए गए पैटर्न में से कौन सी संख्याएं लुप्त हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 0 में जब 1 ऐड किया गया तो 1 मिला, फिर 1 में 1 ऐड किया गया तो कितना मिला? 2 मिला। भाई 0 में 1 ऐड किया तो 1 मिला, उसके बाद क्या करा गया? 1 में 1 ऐड किया गया तो 2 मिला, फिर 2 में 1 ऐड किया गया तो 3 मिला, फिर 3 में 2 ऐड किया गया तो 5 मिला, और 3 में 5 ऐड किया गया तो 8 मिला। यानी अगला वाला यहाँ पर जो होगा इन दोनों को जोड़ने के बाद 21 मिला होगा। जो यहाँ पर रहा होगा वो और ये 8 मिला करके, भाई यहाँ पर 8 था और अगला वाला x मान लिया, दोनों को जोड़ेंगे तो 21 के बराबर हो जाएगा, जैसा कि इसने पैटर्न दिखाया है। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x का मान 21 में से 8 घटाने पर मिलेगा। तो घटाते हैं तो ये हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और 13 हमें दूसरे वाले विकल्प में दिख रहा है, तो दूसरा विकल्प ही क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब आगे हमें चेक करने की कोई ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि और किसी भी विकल्प में 13 है भी नहीं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गए हमारे सारे प्रश्न। अब कोई भी प्रश्न नहीं बचा है, तो अब बारी आपकी एक वीडियो यानी जो क्लास है आपको समझ में आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हम आपके सीटेट की प्रिपरेशन में अहम योगदान दे सके। तो इस क्लास से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका समय शुभ हो।